ये लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। जो लड़ते हैं, वो जिंदा रहते हैं, वो बचते हैं, वो काम करते हैं। हम लड़ाई लड़ेंगे। जो काफिर है, कापुरुष है, वो डरते हैं इसलिए मरते हैं। कौन कह रहा है ये ममता दीदी कह रही हैं। किसके लिए कह रही हैं आप सोच लो। काफिर कौन है? ममता दीदी ने लगता है कलमा पढ़ लिया है। वैसे भी अल्लाह के नाम से बहुत कुछ बोलती रहती हैं। और पार्क सर्कस में अगर मीटिंग हो तो वहाँ पे तो आप जानते हैं, पार्क सर्कस अगर कलकत्ता के बारे में आप जानते हैं तो जानते हैं वो इलाका किसका है। यहाँ तो इलाके बटे हुए हैं ना भाई। यहाँ समस्या ये है कि इलाके बट गए हैं। यहाँ पाकिस्तानी इलाके जो हैं वो ईयर मार्क्ड हैं। जो चौधरी रहमत अली ने कॉमनवेल्थ ऑफ पाकिस्तान का जो पहला नक्शा बनाया था उसमें इसी तरह के इनक्लेव्स बनाए थे और उन्होंने कोई 10-15 इनक्लेव बनाए थे। अब हज़ारों इनक्लेव्स जो हैं वो हमारे राजनेताओं ने बना दिए हैं, क्योंकि राजनेताओं को भी पक्के वोट चाहिए। और कुछ राजनेता जो हैं वो इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि उन्हें भारत की स्वतंत्रता अखंडता से कोई मतलब नहीं है। उनको तो केवल और केवल अपनी सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए समाज में किसी भी तरह का बिखराव उनको स्वीकार है। समाज में किसी भी तरह का विद्वेष, समाज में किसी भी तरह की हिंसा उनको स्वीकार है। और लगातार बात यही करेंगे कि भाई जो सामने वाले हैं हमारे वो नफरत की राजनीति करते हैं। जैसे कि हमारे दूसरे वाले जो बड़े राजकुमार हैं उनकी भी बात गजब की है। वो भी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान चलाने का जो घोषित कार्य है वो प्रिंस ऑफ कांग्रेस करते हैं। लेकिन प्रिंस ऑफ कांग्रेस उसी मोहब्बत की दुकान में से जब जय श्री राम सुनकर उत्तेजित होकर और दौड़ के निकलते हैं कि मैं इनकी पिटाई करूंगा, मतलब वचन नहीं है उनके, लेकिन भाव भंगिमा तो उसी प्रकार की है कि बस मैं तो भाई कराटे चैंपियन हूँ या कोई जिजुत्सु चैंपियन हूँ, किसी तरह का ब्लैक बेल्ट हूँ, तो मैं इनकी धुनाई कर देता हूँ। जय श्री राम कैसे कह दिया इन्होंने? अरे भाई जय श्री राम नहीं कहेंगे वो। अगले दिन प्राण प्रतिष्ठा थी और वो जय श्री राम कर रहे थे। सबको पता है कि आपको प्राण प्रतिष्ठा से बहुत समस्या है, तो वो इकट्ठे होकर अगर ये कह रहे थे तो फिर आपको क्या समस्या थी? दूसरे दिन अगले दिन फिर आपने क्यों नाटक किया? अगले दिन आपने ये नाटक क्यों किया कि आप मंदिर जाएंगे, ऐसे समय पे जाएंगे जब मंदिर में रामोत्सव का, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव चल रहा था। ऐसे समय क्यों जाएंगे? वाकई अगर जाना था तो अयोध्या जाते ना भाई। अयोध्या में जो आमंत्रण था वो केवल 7,500 व्यक्तियों को था। अयोध्या में कम से कम नहीं तो 2-2.5 लाख से अधिक व्यक्ति बाहर से आए हुए थे, जिनको सबको पता था कि उनको आमंत्रण नहीं है, उनको अनुमति नहीं दी जाएगी। सबको पता था ये, लेकिन वो फिर भी आए थे। आपको आना होता तो आपको तो आमंत्रण बड़ी आसानी से मिल जाता। आपके माता जी को, आपके लोकसभा के पार्टी वाले को, आपके राज्यसभा की पार्टी वाले को, दोनों को निमंत्रण गया था। अब बेटे को भी चला जाता, ऐसी क्या बात थी? अम्मा आती तो अम्मा कह देती कि भाई ट्रांसफरेबल कर दें क्या, मेरे बिहाफ पे राहुल जा सकता है क्या? तुरंत चंपत राय जी कह देते कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आइए। स्वयं नहीं आए। क्यों? क्योंकि जय श्री राम सुनना उनको गवारा नहीं था। इस उत्सव में आते, इस परमोत्सव में आते जो कल हुआ, जिसको प्रधानमंत्री जी ने पूरी अपनी क्षमता से अधिक जाकर, एक प्रकार से जिह्वा पर सरस्वती बैठी हुई हो तब ऐसी वाणी निकलती है, जिसमें उन्हें भगवान राम के लिए बता दिया कि भगवान राम केवल आस्था नहीं, इस देश का आधार है। चेतना ही नहीं चिंतन भी है, प्रवाह ही नहीं प्रभाव भी है, विजय ही नहीं विनय भी है।
भगवान राम कण कण में व्याप्त चेतना है इस पूरे ब्रह्मांड की और विशेषकर भारत भूमि की। लेकिन आप तो जय श्री राम का नाम ही नहीं सुनना चाहते। उसमें भी आप तरह तरह के वो पॉइंट्स निकालते हो। आज गजब कर दिया आपने। और आज भाई सुन लीजिए आज क्या हुआ है। आज हिमंत विश्व शर्मा जी ने पब्लिक को प्रोवोक करने के लिए राहुल गांधी के विरुद्ध FIR दर्ज कर लिए। आज उन्होंने और भी झगड़ा टंटा किया। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे, वो बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया। बिल्कुल उनको TRP चाहिए। उनको TRP, उन्होंने सोचा था कि उनको बहुत सारी TRP मिलेगी जब ये स्वांग करेंगे इस पूरी BJ न्याय यात्रा का। लेकिन BJ न्याय यात्रा जो है वो BJ होके ही रह गई है। यानी कि ऐसा बिल्कुल जो है वो खाली फुग्गा जा रहा है कि उनको लग रहा है कि भाई इतना सब हमने श्रम किया और कुछ भी नहीं हो रहा है। आज फिर नाटक किया। तो ये इंडी अलायंस जो है ये क्या चाह रहा है, इसमें समस्या क्या आ गई है। इंडी अलायंस मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अधिक खींच में है। निश्चित रूप से जब इन्होंने यह रणनीति बनाई थी कि वो अयोध्या का बायकॉट करेंगे, जो प्राण प्रतिष्ठा का बायकॉट करेंगे, तब उन्होंने यह सोचा होगा कि यदि हम बायकॉट कर देंगे तो ये मामला जो है कि सामान्य रूप से निकल जाएगा। लेकिन यदि वो भारत के मनमानस को जानते तो ऐसा नहीं करते। भारत के मनमानस में राम बसे हुए हैं। देखिए, राम जो है वो पूरे देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ राम और कृष्ण ना हो। और राम से विशेष रूप से लोग निकटता इसलिए अनुभव करते हैं क्योंकि राम का जो चरित्र है, जो मर्यादा वाला चरित्र है, उसमें व्यक्ति बिल्कुल ऐसा उसको लगता है कि उसके परिवार का ही कोई सदस्य है। उसके परिवार के सदस्य में एक परिवार का एक कोई, किसी को भाई लगता है, किसी को अपने पति के रूप में दिखता है, किसी को अपने सखा के रूप में दिखता है, किसी को अपने स्वामी के रूप में दिखता है। क्योंकि उस प्रकार के व्यक्ति देश काल में मिलते हैं जो उन मर्यादाओं से चलने का प्रयास कर लेते हैं। वो मर्यादा सुलभ है। कई बार हम कहते हैं कि भाई भगवान कृष्ण जो हैं वो योगेश्वर हैं। वो एक ऐसे स्थान पर हैं कि कई बार उनका अनुसरण करना जो है वो खतरों को दावत देना है। खतरों को दावत देना है। माखन चोर, चित चोर, रण छोड़, ये तो अरेक नहीं हो सकता ना। लेकिन मर्यादाओं का पालन करने वाले भगवान राम जो हैं वो युग पुरुष नहीं हैं, वे अनंत पुरुष हैं। वे अनंत पुरुष हैं। ये बात राहुल गांधी की समझ में नहीं आ सकती। इसलिए राहुल गांधी जो थे वो अपनी यात्रा एक प्रकार से चुनौती के रूप में लेके चले थे। ये चुनौती उनकी भारतीय जनता पार्टी को नहीं थी, ये चुनौती उनको मोदी को नहीं थी, ये चुनौती उनको नड्डा को नहीं थी, ये चुनौती उनको भगवान राम को थी, यह चुनौती उनकी भारत के जनमानस को थी, ये चुनौती उनकी जन जनांतर को थी। तो फिर ये चुनौती कैसे सफल होती? जब चुनौती नहीं सफल हो रही है तो खींच रहे हैं, वो भी खींच रहे हैं, उनके जो दूसरे साथी हैं वो भी खींच रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं DMK ने जो कार्य किया वो आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी उनको, लेकिन बेशर्म है। उनको लगता है कि हम यदि राम को, किसी को, राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है किसी को देखने नहीं देंगे तो हमारे वोट बच जाएंगे। अरे मूर्खों, राम तो सबके मन में बसे हुए हैं, तुम कैसे रोकोगे? जब मानस में राम हो
तो तुम बाहर से उनका कोई चित्रण रोक के, कोई चलचित्र रोक के, कोई गीत रोक के लोगों के मानस में राम को आने से रोक दोगे क्या? उत्सुकता और उत्कंठा तो और भी बढ़ जाएगी। इतना भी नहीं समझ में आता। तो ये जो पागलपन है इंडी अलायंस का, इसके ये 2-3 नमूने हैं जो आपके सामने आए। लेकिन हिमंत बिश्व शर्मा ने ये भी कह दिया है कि एफआईआर तो हमने रजिस्टर कर ली है, लेकिन हम इतने मूर्ख नहीं है कि हम इनको गिरफ्तार करें। गिरफ्तार हम इनको बिल्कुल नहीं करेंगे। गिरफ्तार हम इनको 2-3 महीने बाद करेंगे जब चुनाव पूर्ण हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हिमंत बिश्व शर्मा एक बहुत ही शार्प पॉलिटिशियन है। उनको ये पता है कि अगर इनको कहीं हमने अंदर अंदर कर दिया तो बेकार की सहानुभूति मिल जाएगी, जिसको ये किसी भी तरह से डिजर्व नहीं करते हैं। इनके लिए ये उपयुक्त नहीं है कि इनको किसी प्रकार की सहानुभूति का लाभ लेने दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने कह दिया गया ठीक है एफआईआर कर लेते हैं, असम शांतिप्रिय प्रदेश है, यहाँ पर आकर जो है वो नक्सली हरकतें कर रहे हो इत्यादि इत्यादि। अभी तो मज़ा तब आएगा जब राहुल गांधी की यात्रा ममता दीदी के क्षेत्र में जाएगी। बस मेरे विचार से कल या परसों में वो ममता दीदी के क्षेत्र में पहुंच जाएगी, तब देखते हैं क्या होता है। बस पॉपकॉर्न जो है वो आप रिफिल पॉपकॉर्न का तैयार रखिए और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।